8वां 9वां 10वां किस में था, दैट आई डोंट नो, एंड from there I thought to speak something on Indian Constitution, and the first word I got in my mind, that is the most researched constitution of the world, because इसकी आलोचना होती है कि हम लोग सब कुछ दूसरी तरफ से ले आए, लेकिन मेरे दिमाग में बात आई कि इट इज मोस्ट रिसर्च्ड क्यों है, जो वही तथ्य इसका जवाब भी है कि जब कहता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने दूसरी तरफ से ली है, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो कंसेप्ट है ब्रिटिश से लिया, सारी चीज़ें नहीं, 2-3 मैं पढ़ दूंगा, क्योंकि ये उस जमाने में जो नोट्स हुआ करता था पुराना, उसमें कौन चीज़ कहाँ से लिया गया था ये भी मेरे दिमाग में 40 साल 42 साल पहले की वो चीज़ें घूम रही थी। यूएस से हम लोगों ने प्रीएम्बल का कंसेप्ट लिया, फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट लिया, ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट पावर का कंसेप्ट, और आयरिश से वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कंसेप्ट, जर्मनी से पावर ऑफ प्रेसिडेंट का, कनाडा से, और इस तरह से और भी चीज़ें ली। मतलब ये कि द फर्स्ट एट्रीब्यूट, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स of our constitution is that it is the most researched constitution of the world, और इसमें साउथ अफ्रीका का भी है जो 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट वगैरह का कंसेप्ट वगैरह। Few other basics of the Indian Constitution, if we peep into, the key words are sovereign, राज्य के 4 बेसिक तत्व आप सभी पढ़े हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक गवर्नमेंट विथ फेडरल स्ट्रक्चर, राज्य और केंद्र। इसकी एक और गजब तरह की ब्यूटी है, बैलेंस एमॉन्ग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अब जुडिशियरी ज़्यादा सशक्त हो गया है, इसका मतलब ही है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। लेकिन ये पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ वेरी यूनिक, एंड इफ यू विल थिंक ओवर वेरी सीरियसली ऑन इट, यू विल कम टू नो व्हाट इज द ब्रिलियंट कैरेक्टरिस्टिक्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज पोजेसिंग। फेडरल स्ट्रक्चर यू नो, और फेडरल स्ट्रक्चर में जो डिवीजन ऑफ पावर, इट इज वेरी डिफाइंड, द स्ट्रॉन्ग सेंटर, दिस इज वन ऑफ द स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट यू नो, सेपरेशन ऑफ पावर, अभी हमने कहा भी कि लेजिस्लेटिव का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना है, जुडिशियरी का अपना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और हम लोग जब एजुकेशन के छात्र के रूप में जन्म लेते हैं, जहाँ से हम लोगों ने यात्रा शुरू की, अब के बच्चे तो आर्टिकल 21 ये पढ़ते हैं, हम लोगों ने आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है। और ये लगभग 110 साल की स्ट्रगल के बाद आपने उसको प्राप्त किया। बहुत सारे लोगों का, गोखले और बहुत लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आंशिक रूप से हमने उसको प्राप्त कर लिया। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और इसमें रिगार्डिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो बाद में ऐड हुआ है, एज आई कैन रिकॉल कि ये शायद 42nd जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यंग बच्चे को याद होगा, हम लोग की मेमोरी थोड़ी कभी कभी जवाब दे देती है कि ये सही है कि कुछ दूसरा भी हो सकता है। द मोस्ट एक्सटेंसिव रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, कोई भी संविधान इतना बड़ा नहीं है। रिपब्लिक, और रिपब्लिक का मतलब हम लोग ये समझे कि द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड, मोनार्की नहीं, हेरिडिटरी नहीं, सेकुलर स्टेट। और एक मैं और सोच रहा था कि सेकुलर स्टेट जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल वर्ड है, अभी आप देख रहे होंगे बहुत डिबेट भी चल रहा है, ओरिजिनल में नहीं था, बाद में ऐड कर दिया, हटा दिया जाए, फिर रख दिया जाए, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं एक एडमिशियन हूँ और हमारा एजेंडा भी वो नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा जो सेकुलर स्टेट है वो भी एक यूनिक है। यदि हम उसको फ्रांस के सेकुलर स्टेट से कंपेरिजन करें, जहाँ कहीं भी सिंबल का इस्तेमाल आप पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट में नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कर सकते हैं। और इसीलिए कल कहीं कार्यक्रम था ना, राम मंदिर जो हमारे
प्रधानमंत्री जाके पताका फहरा रहे हैं। सो हमारा है कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, और अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर आप जहाँ भी चाहें जैसे भी चाहें उसको मना सकते हैं। तो हमारा जो सेकुलर स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये नहीं भी स्टेटेड था तो था, जो जिस्ट आपके में है। और अम्बेडकर पे हम आएंगे जब लास्ट के पार्ट में, तो बताएंगे कि अम्बेडकर की का जो ब्रिलियंस था उसमें किन किन बातें, फिर सिंगल सिटीजनशिप, और फिर इंटरडिसिप्लिनरी जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, सॉरी। हम लोग अक्सर अम्बेडकर को याद करते हैं तो पॉलिटिकल लोग उनको ज़्यादा याद करते हैं, संविधान निर्माता बता देते हैं, और उनकी तस्वीर एक बहुत किसी आज से 15-20 साल पहले किसी भाषण में हमने सुना कि अम्बेडकर जी की तस्वीर को कहाँ लगा देते हैं, वहीं जहाँ कोई गड्ढा है वहाँ एक तो तस्वीर लगा के अम्बेडकर जी को सम्मानित करते हैं। हर नेता अम्बेडकर जी को का मिसयूज करता है, जैसे गांधी का मिसयूज करता है। हम एक एडमिशन ये संकल्प लें कि हम कम से कम उनका और उनको एक रियल डिग्निटरी के रूप में, रियल स्कॉलर के रूप में सम्मान करें। सो सैल्यूटिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ द अम्बेडकर चेयर एंड फ्रॉम the education and the university, we must salute the brilliance of Dr. Ambedkar। उनको हम उसी रूप में न याद करें जिस रूप में हमारे राजनेता अक्सर उनको पेंट करते हैं। And it is our academic obligation as well, तो एक स्कॉलर के रूप में, लीगल एक्सपर्ट के रूप में, सोशल रिफॉर्मर के रूप में उनको हम उनके ब्रिलियंस को सैल्यूट करते हैं, और आपसे अपील करते हैं कि आप उनको एक ब्रिलियंट, एक इंडियन, एक विजनरी के रूप में याद करें। बाकी चीज़ों में आप याद करते हैं वो आपकी मर्जी, लेकिन इन रूपों में कम से कम आप उनको याद करें। तब यहाँ मंच पर मेरे आने का, कुछ बोलने का मेरा मकसद कुछ हल हो जाएगा। सो ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नो डाउट अबाउट इट, इसीलिए उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एंड ही वॉज द chairman of the drafting committee and the visionary framework, you can go through it, fundamental rights, affirmative action, जिसमें यह है कि स्पेसिफिक पावर, सब कुछ डिफाइंड है, किसको क्या करना है, किसका दायरा क्या है, और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, जिसको हम लोग सेलेक्टिव या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो लीगल एक्सपर्ट के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के रूप में उनके ब्रिलियंस को सैल्यूट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, यदि वो सब्जेक्ट की बात करें, जैसे हम लोग एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक थ्योरी का कंसेप्ट उन्होंने दिया, वो एसोसिएटेड थे कोलंबिया से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और उनका जो मेजर एरिया था वर्क का वो लैंड रिफॉर्म था, एक्साइज ड्यूटी था, एंड टैक्स पॉलिसीज था। सोशल जस्टिस आपके उस जो आपने छपाया है कार्ड उसमें भी है सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस शायद यहाँ भी कहीं दिख रहा। एंड दैट वाज वन ऑफ हिज एजेंडा, हिज इकोनॉमिक फिलॉसफी वाज रूटेड इन सोशल जस्टिस एंड एडवोकेटिंग फॉर द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द लार्जेस्ट नंबर, जिसको हम लोग अक्सर कहते हैं बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। सो ये इसको याद करना है, और ये आज का भी इकोनॉमिक्स मानता है। जब हम लोग आज इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन एमएड के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के क्रम में एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफरेंट है, तो बताते हैं कि जीडीपी बढ़ गया, जीएनपी बढ़ गया, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी माना जाएगा जब वो ग्रोथ, जो जीडीपी में ग्रोथ हुआ है, वो उस समाज के आखिरी व्यक्ति तक जाता है। वहाँ भी अम्बेडकर आज के इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में बोलते हुए मिल जाएंगे, आपको प्रतीत हो जाएंगे। पॉलिसी इनोवेशन की तो बात ही कुछ नहीं कर सकते हैं, बट इट इज द थर्ड डायमेंशन, जिसमें उन्होंने 1951 में कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की बात की और एडवोकेट किया, और उसमें जो 2-3 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण थी, महिलाएं भी यहाँ बहुत खुश होने वाली हैं, उनको होना भी चाहिए, और अम्बेडकर को इस दृष्टि से भी सैल्यूट करना चाहिए। एक तो मैं दूसरा कहूँगा, अभी